हेलो गाइस। तो गाइस कल के लेक्चर में हमने एपिथेलियल टिश्यू ख़त्म कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू। सब लोग रेडी हो ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। और आप लोग का पर्पस क्या है यहाँ पर एनसीईआरटी की एक एक लाइन को याद रखना, एक एक लाइन को डिकोड करना। क्योंकि कभी भी पेपर में देखते हो तो यही एनसीईआरटी की लाइन से ही उठकर क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट, यानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। कॉम्प्लेक्स एनिमल्स मतलब हम जैसे एनिमल्स में जो कनेक्टिव टिश्यू है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसका मेन काम क्या होता है? लिंकिंग एंड सपोर्टिंग का, इसीलिए इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू पड़ा। सबसे पहले कोई भी चीज़ हो तो उसका नाम से उसे तोड़ने की कोशिश कीजिए। कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्ट करने वाला। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ऑर्गन्स। अगर अदर टिश्यूज और ऑर्गन को ये लिंकिंग एंड सपोर्टिंग का काम करता है। द रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स which include कार्टिलेज हो गया, बोन्स, एडिपोज एंड ब्लड। ये सभी कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल है। कार्टिलेज हो गया, बोन्स हो गया, एडिपोज हो गया, ब्लड हो गया। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़कर सभी जो है सिक्रीट करते हैं क्या? फाइबर्स और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जिसे हम कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन भी बोलते हैं। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। दीज सेल्स आल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। ये सेल्स ही पॉलीसेकेराइड सिक्रीट करती हैं, जिसे हम क्या नॉर्मली बोलते हैं? मैट्रिक्स। जो सेल के बीच में भरा होता है ना, मैट्रिक्स, उसे। which accumulate between cells and fibers and act as matrix, यानी ग्राउंड सब्सटेंस जो सेल्स के बीच में, फाइबर्स के बीच में भरा होता है। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 लूज कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 2 डेंस कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो हैज सेल एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड होती हैं। सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे जस्ट प्रेजेंट होता है। स्किन हमारी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, उसके नीचे एरियोलर टिश्यू होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू कौन से टिश्यू के ऊपर होती है? तो एरियोलर टिश्यू के ऊपर होती है, जो कि क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ऑफन इट सर्व्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। इट कंटेन्स, ये याद रखना, सपोर्ट फ्रेमवर्क के लिए कौन सा टिश्यू जिम्मेदार है? तो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा? एरियोलर टिश्यू। इट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट कौन सी? सेल दैट प्रोड्यूस सीक्रेट फाइबर्स, जो कि प्रोड्यूस करती है, सीक्रेट करती है इसका फाइबर्स का, जो हम कोलेजन, इलास्टिक, ये सभी जो फाइबर्स हैं इनका सीक्रेशन करती है कौन? फिब्रोब्लास्ट। और डायग्राम देख लेते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। ये जो डायग्राम दिया है, थोड़ा जूम आउट करते हैं ना, ये यहाँ पर। अगर यहाँ पर बात करूँ तो ये जो दिखाई दे रही है ये ऐसे बड़ी सी सेल से, ये पूरी जो सेल्स दिखाई दे रही है ये सेल, तो यही होती है फाइब्रोब्लास्ट हमारी। ये यहाँ पर लेबलिंग की हुई है, ये हमारी फाइब्रोब्लास्ट होती है। और ये जो रेड कलर की दिखा रखी है मैक्रोफेज, इसका भाई काम ही होता है फेगोसाइटोसिस करना, यानी किसी भी जो भी बैक्टीरिया कुछ है उसको इंगल्फ करके उस पर लाइटिक एंजाइम से हमला करके तोड़ फोड़ देना। तो मैक्रोफेज, अब लाल कलर से कैसे आप पहचानोगे? मान लो क्वेश्चन आ गया तो लाल का मतलब खतरा, तो खतरा के हिसाब से आप लोग पहचान जाएंगे कि ये मैक्रोफेज है। और ये जो सीधे बंडल में दिखाई दे रहे हैं ये पूरे
ये जो बंडल में दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ से ऐसे पूरे, ये हमारे कोलेजन फाइबर्स हैं। कोलेजन फाइबर्स बंडल में पाए जाते हैं। अगर वही हम बात करें इलास्टिक फाइबर्स की, तो जो ऐसे ऐसे ये दिखाई दे रही ना, ये ब्रांच्ड होती हैं, तो ये होती है इलास्टिक फाइबर्स। जो कोलेजन फाइबर्स होती है वो ब्रांच नहीं होती, वो बंडल्स में पाई जाती है। इलास्टिक फाइबर्स जो होती हैं वो ब्रांच्ड होती हैं और वो अकेले अकेले पाई जाती, बंडल्स में नहीं पाई जाती। अगर इसकी बात करें तो ये हमारी मास्ट सेल है। मास्ट सेल क्या करती है? सेरोटोनिन, हिपैरिन एंड ये मतलब वेजोडाइलेशन, वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर और एंटीकोगुलेंट को सिक्रीट करती है, जो मतलब एंटीकोगुलेंट होता है फैक्टर को। जैसे हिपैरिन एंटीकोगुलेंट फैक्टर होता है ना, तो इसका भी सिक्रीशन कौन करती है? मास्ट सेल करती है। सीरोटोनिन जो कि वेजोडाइलेटर होता है, मतलब वेजोडाइलेशन करता है। नहीं, हिस्टामिन वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ये मतलब हिस्टामिन का भी सिक्रीशन करती है एंड सीरोटोनिन का। मेरे को फिर से पूरा बता दूं, ये जो होती है, ये यहाँ से ऐसे बताता हूँ, ये हिस्टामिन का सिक्रीशन करती है, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन का सिक्रीशन करती है एंड हिपैरिन। अगर हिपैरिन की बात करें तो ये एंटीकोगुलेंट होता है, यानी थक्का बनने को रोकता है। जैसे हीमोडायलिसिस कराते हैं या और कुछ अगर कराते हैं जिससे हमें ब्लड साफ करना होता है, जो कि इंसान के बाहर होता है, तो वो थक्का न जम जाए, इसलिए उसमें हम लोग हिपैरिन नाम के सब्सटेंस को मिला देते हैं। सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन वेजोडाइलेशन एंड वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं। वेजोडाइलेशन का मतलब जो ब्लड वेसल्स होती है, जैसे ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो वो यही हिस्टामिन या सीरोटोनिन करती है। अगर मैं बात करूं इस वाले डायग्राम की, तो ये हमारा एडिपोज टिश्यू का डायग्राम है। इसमें हम बाद में आते हैं, पहले अब इनकी जो लेबलिंग पढ़ी है, इन सेल्स के बारे में अलग से थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये यहाँ पर इतना पढ़ रहा था ना मैं, कंटेंस फाइब्रोब्लास्ट कौन? वही सबसे बड़ी वाली सेल, ये क्या, और माइक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। अब एडिपोज टिश्यू की बात आ गई। ये डायग्राम एडिपोज टिश्यू का है। ये जो बड़ा सा पूरा ग्लोब्यूल दिखा रखा ना, ये पूरा ग्लोब्यूल, ये हमारा फैट स्टोरेज एरिया होता है, इसमें फैट स्टोर होता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन दिखा रखी है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिर ये न्यूक्लियस दिखा रखा है यहाँ पर। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये एकदम पेरी पर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फैट ग्लोब्यूल इकट्ठा होता है, तो इस वजह से पेरीफ्री पर शिफ्ट हो जाता है। तो डायग्राम याद रखना है, ये एडिपोज टिश्यू का डायग्राम है। ये यहाँ पर लेबलिंग इसकी अच्छे से कर रखी है एनसीईआरटी ने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं ना। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो हो गए, एक एरियोलर हो गया, दूसरा एडिपोज हो गया। अब लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, और जो एडिपोज है ये भी बीनीथ द स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। फैट कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जनरली आप लोगों को भी पता होगा कि फैट कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्किन के जस्ट नीचे ही फैट होती है। The cells of this tissue are specialized to store fats। इसके जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड बन के एक फैट्स स्टोरेज बन जाते हैं। The excess nutrients which are not used immediately are converted into fats are stored in this tissue। जो भी हम खाते हैं अगर वो तुरंत के तुरंत यूटिलाइज नहीं होता है तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी को हमारा जो टिश्यू स्टोर कर लेता है, फैट स्टोर। अगर हम फाइबर्स की बात करें तो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कंपैक्टली पैक्ड इन दी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? जो फाइबर्स होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट सेल,
एकदम डेंसली पैक्ड होते हैं। ओरिएंटेशन फाइबर शो रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न। अगर इधर देखो तो ये यहाँ पर जो फाइबर्स ये दिखा रखे हैं ये ऐसे ऐसे, ये देखो रेगुलर पैटर्न में अरेंज हैं, और ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है ये भी देखो रेगुलर पैटर्न में लगभग अरेंज है। अगर वही मैं इधर बात करूं तो इसमें जो फाइबर है देखो उल्टा सीधा, कोई इधर जा रहा कोई इधर जा रहा, उल्टा सीधा अरेंज, तो इधर इरेगुलर अरेंज बोलते हैं। Are called dense regular and dense irregular tissue. In the dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in rows. अगर बात करें कोलेजन फाइबर्स को की तो ये रॉज में प्रेजेंट होते हैं। रॉ मतलब एक सीधी लाइन में ऐसे प्रेजेंट होते हैं, रॉज में ऐसे करके कुछ। अगर वही मैं बात करूं डेंस regular connective collagen fibers present in rows between many parallel bundles of fibers। अगर टेंडन की बात करूं, ये लिगामेंट में टेंडन which attach skeletal muscle to bone and ligament which attach bone to another are example of this tissue। dense irregular connective tissue, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में स्किन आती है, इसका एग्जांपल है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में या तो बोन होगा, बोन या फिर टेंडन होगा। टेंडन का काम क्या होता है, बोन को मसल से चिपकाना, और जो वो लिगामेंट होगा, बोन ने लिगामेंट का काम क्या होता है, बोन को बोन से चिपकाना, और टेंडन का काम होता है बोन से मसल को चिपकाना। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे, यहाँ थे ना। एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स, मोस्टली कोलेजन फाइबर्स होती हैं, दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, मतलब अलग अलग तरह से ओरिएंटेड होते हैं। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन। ये जो इरेगुलर टिश्यू बोला है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर स्किन में, इस डायग्राम को देख लीजिएगा, ये रेगुलर का दिखा रखा है, डेंस रेगुलर का, एंड ये डेंस इरेगुलर का दिखा रखा है, ये वाला डायग्राम। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सॉरी, The intercellular material of cartilage is solid। कार्टिलेज का जो इंटरसेलुलर मटेरियल है वो सॉलिड होता है और कैसा प्लाइएबल होता है, एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्डोसाइट्स, इसकी टिश्यू की, इस टिश्यू की सेल्स को क्या बोलते हैं, कॉन्डोसाइट्स बोलते हैं। आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विदिन द मैट्रिक्स सीक्रेटेड बाय देम, जो इनके द्वारा सीक्रेट किया जाता है वो ही मैट्रिक्स होता है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। जो भी हम मतलब जब एम्ब्रियो में थे उससे डेवलप हो रहे थे, तब हमारी जो शरीर की जो मेन चीज़ें थी वो कार्टिलेज की बनी हुई थी, और वही बाद में जब एडल्ट बनते गए तो वही चीज़ें टफ होते होते बोन्स की बने। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन टिप ऑफ नोज, हमारी नाक की टिप पर प्रेजेंट होता है। आउटर ईयर जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। बिटवीन या एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो प्रेजेंट होता है चिपकाने के लिए, वो भी मतलब जो भी चिपकाने के लिए नहीं, मतलब उनके जो बीच में प्रेजेंट होता है वो कार्टिलेज होता है, जो वर्टिब्रो की बीच में प्रेजेंट होता है। लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स, लिम्स एंड हैंड्स जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी टिप पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। अगर उसका डायग्राम देखें कार्टिलेज का तो ये देख सकते हो, एक सेल्स में
मतलब एक लेक्यूना में एक ही सेल प्रेजेंट होती है, एक लेक्यूना में एक ही सेल, एक लेक्यूना में एक ही सेल। तो ये इसका इम्पोर्टेंट बात है। ये कोलेजन फाइबर्स दिखा रखे हैं। ये डायग्राम भी नीट में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि कौन ये डायग्राम किस चीज़ का डायग्राम है, कार्टिलेज का या वो बोन्स का। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर हम बोन्स की बात करें, हैव हार्ड एंड नॉन प्लाइएबल ग्राउंड सब्सटेंस। have hard and non-pliable ground substances rich in calcium, salt and collagen fibers which give bone its strength, जो कि strength provide करता है. It is main tissue that provides structural frame to the body. Bone support and protect softer tissues and organs. अब जैसे हमारे फेफड़े की बात करूँ तो फेफड़े किसके अंदर, एक कैविटी में प्रेजेंट है ना, और हार्ट भी उसी जगह प्रेजेंट है। तो ये सॉफ्टर ऑर्गन्स हो गए, इनको कौन प्रोटेक्ट करता है, हमारी जो यहाँ पर मसल्स की, मतलब रिब्स होती हैं, रिब्स हो गई, स्टर्नम हो गई, ये सभी प्रोटेक्ट करती हैं, एक रिब केस बना देती हैं उसके चारों ओर। अगर आगे बात करें, दी बोन सेल्स को, मतलब बोन की जो सेल्स होती है उसे ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, आर प्रेजेंट इन दी स्पेस कॉल्ड लैक्यूना। लिम्ब बोन्स सच एज, रुको एक मिनट, जो इसका बोला था ना, इसके लैक्यूना में एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं। देखो एक लैक्यूना में एक से दो सेल प्रेजेंट है, जबकि बोन्स की लैक्यूना में एक ही सेल प्रेजेंट होगी। जैसे ये एक लैक्यूना है तो इसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होगी, ये याद रखना। Limb bones such as the long bones of the legs serve weight bearing function. They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movements. The bone marrow in some bones is the site of production of blood cells. जो बोन मैरो होती है वहीं से सारी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती है, जैसे हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हो गए, सभी प्लेटलेट्स, आरबीसी, ये इरेथ्रो कुछ करके ऐसी होती है, रुको भी बताता हूँ। वैसे एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं किया गया है। अगर प्लेटलेट्स की बात करूँ तो ये कुछ ऐसे दिखती है, ये फ्रैगमेंट्स होते हैं, मेगा कैरियोसाइट एक सेल होती है, उसकी फ्रैगमेंट है ये सब। यार देखो थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यार मैं इधर गांव एरिया से बिलोंग करता हूँ, यहाँ सब ऐसे ही बोलते हैं, तो उतना बर्दाश्त कर लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस आरबीसी की, तो आरबीसी राउंड एंड बाइकन की होती है। डब्ल्यूबीसी की कई शेप्स होती है, हेडफोन शेप हो गई, ये हेडफोन शेप हो गई, ये बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, ये सब भी आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जब ब्लड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर आएगा तो उस चैप्टर में इन सभी को डिटेल में पढ़ाऊंगा, कौन कितनी होती है, कितने ml में कितनी प्रेजेंट होती है, काम क्या होता है इनका, इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। ब्लड की बात करें तो ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू containing plasma, red blood cell, white blood cell and platelets. It is the main circulating fluid that helps in transport of various substances you will learn about in chapter 17 and 18. तो guys इन सभी चैप्टर्स को हम आगे चल के बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना जानकारी ठीक है। और जो मैं पढ़ाता हूँ ना, इसको यहाँ से पढ़ने के बाद एक बार खुद से एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, जिससे आप लोगों को और अच्छे से याद हो जाए। वैसे तो मैं यहाँ पूरा चीज खुद ही बता देता हूँ। अभी ये खत्म हो चुका है कनेक्टिव टिश्यू, अब हम मस्कुलर टिश्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। मस्कुलर टिश्यू अगले वीडियो में कवर करेंगे क्या, वैसे भी 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो ऐसा करते हैं मस्कुलर टिश्यू नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा टिश्यू वाला पार्ट ही खत्म कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो ज़्यादा मस्कुलर टिश्यू दिया हुआ है, ना ज़्यादा न्यूरल टिश्यू दिया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो 15 से 20 मिनट की होगी, उसमें मैं पूरा ये मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू खत्म कर दूंगा, और ये ऑर्गन सिस्टम जो भी दिया हुआ है ये सब पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे फ्रॉग की तरफ।